हेलो साथियों, आज हम फिर आपको लेकर आए हैं जीडी स्पेशल 20 क्वेश्चंस की सीरीज है हमारी। 30 डेज 30 सीरीज क्वेश्चंस आपकी सीरीज हमारी है। तो आज के 2020 टेस्ट सीरीज में हम आपको लेकर आए हैं जीएस के टॉप के क्लास के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत अधिक सहायता करेंगे। आज पूरी क्लास हमसे जुड़े रहिए और अपने चारों ऑप्शंस के 4 तरीके से सॉल्व करने के तरीके सीखिए। हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो सीखिए, और एग्जाम में आते हुए क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आते वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे वो सब आपको क्लास में देखने को मिलेगा। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीएसए क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इससे पहले वाला टेस्ट हमारा यूट्यूब पर आ चुका है, वहां लिंक में जाके आप उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं बिना समय गंवाए, तो चलिए मेरे साथ आ जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा कथन सही है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्य, कितने, 12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित करते हैं या राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो इस तरह से कुछ अपने वर्ड्स बीच में हम क्या कर लेते हैं, आपके जो है टिक कर लेते हैं कि यहाँ का की वर्ड्स क्या है। तो हमारे की वर्ड्स में क्या है, एक तो राज्यसभा में बात हो रही है, 12 मेंबर्स की बात हो रही है और राष्ट्रपति उसको नामित कर रहे हैं, ये हमारा की वर्ड्स है इसमें। दूसरा देखिए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा का सभापति, यहाँ पर देखिए क्या है, राज्यसभा का सभापति हमारा कीवर्ड है, नामित करता है। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के 15 सदस्य, क्या है यहाँ पर, यहाँ भी कहते हैं 12 मेंबर थे, अब कितने हो गए, 15 मेंबर हो गए। यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री नामित करता है। फिर देखिए राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे ऑप्शन है, चारों में अलग अलग आपका ऑप्शन है। अब क्या सही होगा, तो देखिए सही ऑप्शन ये है कि राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने मेंबर, 12 मेंबर होते हैं जो नामित होते हैं। ठीक है, तो नामित मेंबर कितने होंगे, 12 होंगे। अब इन्हें कौन करता है, राष्ट्रपति, जो संसद का कौन है, राष्ट्रपति संसद का अंग है। ठीक है, संसद का अंग है, इसलिए ये अपने ओर से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, है ना। ये 12 मेंबर जो आते हैं किस एरिया से आते हैं, ये 12 मेंबर जो आते हैं हमारे, ये आते हैं कला, कहाँ से आएंगे, कला, साहित्य, कला साहित्य, समाज सेवा, कला साहित्य, समाज सेवा और देखिए विज्ञान। इन 4 क्षेत्रों में जिन लोगों ने उत्कृष्ट योगदान दिया होता है, अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, वो एरिया के एक्सपर्ट के 12 लोगों को हमारे राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं, नामित कर देते हैं राज्यसभा में। तो आंसर है आपका ए, आंसर रहेगा ए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को, किसे, तरल, देखिए क्या कह रहा है, लिक्विड को, है ना, तरल को सीधे, डायरेक्टली, है ना, सीधे उसको वाष्प में, वेपर बना देती है ना, वाष्प में परिवर्तित कर देती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन देखिए, पहला है भाप बनना, भाप बनना, है ना, तो भाप बनना है। दूसरा कह रहा है ऊर्ध्वपातन, इसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और ये क्या है हमारा, वेपरेशन है। और ये कह रहा है हमारा संघनन, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहते हैं इसको। तो इस तरह से 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शन में हमारा जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ये कह रहे हैं सीधे वाष्प में बदल देता है। तो मतलब यह है कि तरल को, किसको, तरल को कह रहे हैं ये ना। तो तरल जो वाष्प में बदला जाएगा, ये तरल वाष्प में बदला जाता है आपका, सीधा वाष्प बनेगा। ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन, क्या कहलाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन कहलाएगा, आंसर हो जाएगा इसका वाष्पीकरण, आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, वाष्पीकरण, वेपरेशन होगा। सत्य, जब भी कोई लिक्विड होता है तो वो आपके धीरे धीरे वाष्प में बदलता रहता है, समुद्र हो, तालाब हो, जमीन हो, मिट्टी, है ना, हमारे शरीर से वाष्पीकरण होता रहता है। तो ये क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण क्रिया कहलाती है। ओके, अब देखिए और ऑप्शंस पे हम ध्यान देते हैं।
ऊर्ध्वपातन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन किसे कहते हैं? जल्दी से देखिए। तो सब्लिमेशन क्या है? अगर ठोस को डायरेक्ट वाष्प में बदल दिया जाए, ठोस जब डायरेक्ट वाष्प में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है हमारा ये। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन किसे कहते हैं? तो ये ठोस को वाष्प में बदलने की क्रिया है। किसमें? ठोस को वाष्प में बदलने की क्रिया है, ठीक है। और ये अब से अगले बात यह है कि किसमें होता है, ये किसका होता है? तो कपूर, देखिए कपूर और आयोडीन, कपूर और आयोडीन ऐसे दो हमारे ठोस हैं जो गर्म करने पे सीधा वाष्प में बदल जाते हैं। ये लिक्विड नहीं बनते। ठोस को गर्म करोगे लिक्विड बनेगा, फिर वाष्प बनेगा। लेकिन ये दो, कपूर और आयोडीन, ऐसे दो ठोस हैं जो सीधा वाष्प में बदल जाते हैं। जब हम किसी पानी को, हम देखिए पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो ये क्या होता है? भाप बनना शुरू हो जाता है, इसका स्टीम बननी शुरू हो जाती है। संघनन देखिए, कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाष्प हो और वाष्प को फिर से तरल में बदल दिया जाए तो इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। बड़े चारों के चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से देखिए इसको, बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। आपके एग्जाम में बहुत अधिक ये पता करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। अगर आपसे नॉलेज बहुत है और क्वेश्चन सही से सॉल्व करके नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है और एग्जाम में वो वो परसेंटेज हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हमें क्लिक करेगी एग्जाम को पास करने की। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, चारों ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, चारों ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, सही से आंसर क्या पूछ रहा है, एकदम जल्दबाजी ना करें। जैसे क्वेश्चन पढ़ा बोले अच्छा ये तो ऊर्ध्वपातन होगा, नहीं, आप पढ़िए क्या पूछ रहा है, वो वाष्प बता रहा है। क्या कह रहा है? वाष्प में कौन बदलेगा, तो क्या कह रहा है? वाष्पीकरण कहलाएगा उत्तर। इसका आंसर क्या था हमारा? वाष्पीकरण। आपने चार ऑप्शन देखे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए और क्लास में बने रहिए, लाइक करते रहिए। आपके अंगूठे के पास में लाइक बटन है, दबा दीजिए, ठीक है। और अपने मित्रों तक इसे शेयर करिए, सबको लाभ पहुंचाइए। बहुत अच्छे से आपको क्लास कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको निकाल के लेकर आ रहे हैं। आपको मजा आ जाएगा क्लास में मजा आएगा। एक चार्ट के चारों ऑप्शन आपको बड़ा शानदार तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए वो सब हमको करना है। आपका दायित्व इतना बनता है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों से करवाएं, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पर आ जाइए, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? ध्यान रखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तो हमें इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल गई, क्या है? कुंभ मेला। तो देखिए भारत में कुंभ मेले होते हैं, बड़ा फेमस है ना। आपने देखा हो फिल्मों में बहुत सारे ऐसे घटना होती है कि साहब दो भाई मिले, एक काम में चढ़ गया था, कुंभ के मेले में चढ़ गया था, दूसरा फिर आपका यहाँ मिला है। तो यहाँ बड़ी मुहावरा बन गया है कि क्या कुंभ के मेले में चढ़ गए थे। कुंभ का मेला इतना भारी होता है, इतना अधिक संख्या वहाँ लोग आते हैं कि इसकी दुनिया भर में चर्चा होती है। कुंभ के मेले हमारे कब लगते हैं? कुंभ के मेले भारत में 12 वर्ष के अंतराल पर एक स्थान पर एक स्थान पर एक स्थान पर जो मेला लगेगा वो 12 वर्ष के बाद लगता है, ठीक है। ऐसे मेले देखिए ना, क्या कहा है इन्होंने, कहा है 4, तो सही बात है, 4 मेले लगते हैं हमारे कुंभ के देश में, 4 स्थानों पर लगते हैं, 4 स्थानों पर लगते हैं। कितने बार लगते हैं? एक स्थान पर 4 मेले 3-3 वर्ष के अंतराल पर 4 जगह लगते हैं। कितने? 4 जगह। अब देखिए ऑप्शन ऑप्शन पढ़िए। उज्जैन कह रहा है, ठीक, उज्जैन में लगता है। कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में लगता है। बाबा महाकाल यहाँ बैठे हैं, तो बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकालेश्वर की नगरी में उज्जैन में ये मेला लगता है, एक सही है। दूसरा देखिए हरिद्वार, हाँ ठीक है, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। कौन सी नदी है? गंगा नदी यहाँ पर बहती है, वहाँ गंगा के तट पर हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, वो है ना, हरिद्वार कहलाती है, हरिद्वार तीर्थ नगरी कहलाती है हरिद्वार। और देखिए प्रयागराज, तो प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग कौन है? प्रयागराज। यहाँ पर हमारा कुंभ लगता है, प्रयागराज लगता है, ये भी ठीक है। कौन सी नदी है? यहाँ पर देखिए गंगा, यमुना,
और सरस्वती नदी के संगम पर, गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर, सरस्वती नदी के संगम पर, तो गंगा यमुना और, यहाँ लगता है गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर ये लगता है। चौथा ऑप्शन देखिए वाराणसी। वाराणसी देखिए, वाराणसी गंगा नदी के तट पर है, लेकिन यहाँ कुंभ का मेला नहीं लगता है। वाराणसी तीर्थराज कहलाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी तीर्थ नगरी है वाराणसी, बहुत प्राचीन नगर है, दुनिया का प्राचीन नगर कहलाता है वाराणसी। काशी भी इसे ही कहते हैं, काशी भी इसे ही कहते हैं। शिव की नगरी कहलाती है काशी, शिव द्वारा बसाई गई नगरी कहलाती है काशी। चंद्र आकार कैसा है, अर्धचंद्र के आकार की है, गंगा के तट पर बसी हुई है। वाराणसी पीएम मोदी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, है ना। तो ये ऑप्शन में नहीं है। तो चौथा चौथा हमारे पास चौथा जो शहर है जहां पर ये लगता है वो कौन सा है, तो चौथा शहर शहर देखिए नासिक है। कौन सा है, नासिक है। गोदावरी की गोद में, इसमें लगता है गोदावरी की गोद में हमारे यहाँ पर नदी बहती है, इसकी गोद में लगता है कुंभ मेला। तो ये हमारे इसके चार ऑप्शन और चारों का डिस्क्रिप्शन आपका हो गया, देख लीजिए। बढ़िया, अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में, या हम कह सकते हैं अंग में, मास्सेटर है ना, कौन सी है, मास्सेटर पेशी अवस्थित होती है। देखिए जांग में, जांग में हम देखें, जांग में हमारी फीमर एक हड्डी होती है, फीमर कर क्या एक बोन होती है, और इसे हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट बोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है, इसे आप नोट कर लेंगे। फीमर, उर्वास्थि, उर्वास्थि फीमर जांग में होती है, देश की सॉरी जांग की या शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। छाती देखिए, चेस्ट जो होती है हमारी, यहाँ पर हमारी जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं, कहलाती हैं हमारी रिब्स कहलाती हैं, पसलियां कहलाती हैं। ओके, हाथ है ना, मैं नहीं, जबड़ा। देखिए आंसर इसका क्या है, जबड़ा है। जबड़ा में ये हमारे जबड़ा को खोलने, जबड़ा को ओपन करने और क्लोज करने में सहायता करती है मास्सेटर ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या होगा, जबड़ा होगा। रिब्स कितनी होती हैं, रिब्स हमारी कितनी होती हैं, 24 होती हैं, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं। चलिए देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक है, क्या है, डिसीज, रोगाणु है। काला, काला जार कौन सा है हमारा, काला जार रोग का कारण बनता है। तो कौन जो है हमारा इसमें काला जार रोग का कारण बनता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। देखिए चारों के चारों हमारे जो है क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखें ये सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे आसपास के वातावरण में फैलते हैं। दुनिया में सबसे अधिक बीमारियां यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही सूक्ष्म जीव पैदा करते हैं। ये हमारे आसपास आसपास के वातावरण में साफ सफाई की कमी के कारण पनपते हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा लोगों की जान हर साल जाती है। आंसर देखें पहले इसका, तो देखिए रोग कारक जो आपका कालाजार है ये प्रोटोजोआ से फैलता है। तो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये क्या होते हैं आपके, ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और कैसे हैं, जलीय, कैसे हैं, जलीय जीव हैं, पानी में पाए जाएंगे, नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं प्रोटोजोआ। ये हमारे शरीर में उस गंदगी जगह से जब हम संपर्क में आते तो पहुंचते हैं, पानी की तरफ पहुंचते हैं, या उस पानी में पाए जाने वाले जो कीट हैं, वो कीट वहां से इस प्रोटोजोआ को हमारे भोजन पे गिरा देते हैं, हमारे बॉडी पे गिरा देते हैं। इस तरह से ये हमारे संपर्क में आते हैं और हमें बीमार करते हैं। प्रोटोजोआ कौन सा है, देखिए लीशमैनिया, कौन सा है, लीशमैनिया प्रोटोजोआ से दो हमारा, ये प्रोटोजोआ से होता है, कालाजार होता है। और कौन वाहक है इसका, इसका वाहक देखिए साहब, वो है सैंड फ्लाई। बहुत क्वेश्चन आता है सैंड फ्लाई, यानी कि बालू मक्खी, कौन सी मक्खी है, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी के द्वारा ये आपके पास तक पहुंचता है। प्रोटोजोआ लीशमैनिया इससे होता है। अब देखिए कवक,
कवक हम बोलते हैं फंजाई, फंगाई। इससे कौन से रोग होते हैं? इससे दांत खाज खुजली, दांत खाज खुजली, है ना, दमा, दांत खाज खुजली, दमा, और एथलीट फूट जैसे रोग जो हमारे इससे होते हैं। ठीक। जीवाणु देखिए बहुत ज्यादा दुनिया भर में बहुत सारे रोग जीवाणु से होते हैं। जैसे देखिए आपका टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस, है ना, माइक्रो बैक्टीरियम से टीबी हो जाता है, टीबी है। निमोनिया देखिए बड़ा फेमस रोग है निमोनिया, ये किससे होता है? जीवाणु से होने वाला रोग है निमोनिया, जीवाणु से होने वाला रोग है। हैजा, निमोनिया, हैजा, ऐसे रोग किससे हो रहे हैं हमारे? आपके तपेदिक इससे। और विषाणु आप जानते ही हैं, विषाणु वायरस से होने वाला रोग। आप देखिए पिछले 3 साल से दुनिया परेशान है इस वायरस से, जिसका नाम था कोरोना वायरस। कोविड-19 बीमारी किससे हुई? वायरस से हुई। एचआईवी से एड्स होता है, वायरस से होता है। फ्लू जो हमारे हर साल फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोग किससे होते हैं? हमारे वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद इसे बोलते हैं संगीति, संगीति द्वारा आपका भरा जाएगा, प्रदान किया गया था। तो कौन है? प्रथम बौद्ध संगीति किसने कराई? तो देखिए हमारे पास 4 बौद्ध संगीति होने का हमारे पास आपका जो है साक्ष्य है। 4 बौद्ध संगीति हुई। पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई और ये कराई थी हमारे अजातशत्रु द्वारा। तो इसका आंसर जो हमारा वो है, ये अजातशत्रु है। अजातशत्रु द्वारा पहली बौद्ध संगीति कराई गई। 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और उनके अंतिम संस्कार किया गया। तो 8 भागों में बांट दिया गया, उसमें से एक भाग अजातशत्रु जो उनका अनुयायी था, फॉलोअर था, उसे प्राप्त हुआ। उसने उस पर एक स्तूप बनवाया था राजगृह में। उसके बाद बौद्ध धर्म को संगठित करने के लिए, बुद्ध के संदेशों को संगठित करने के लिए एक बौद्ध संगीति, एक मीटिंग बुलाई गई थी। वो राजगृह में, कहाँ बुलाई गई थी? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में 483 बीसी में ये घटना हुई थी। उसके बाद देखिए सेकंड वाली जो बौद्ध संगीति करी, वो करी थी हमारी काला शोक ने। सेकंड संगीति काला शोक ने की थी। ये संगीति आपकी 383 बीसी में ठीक 100 साल बाद हुई थी। और तीसरी संगीति देखिए अशोक ने करी थी। तीसरी संगीति अशोक ने करी 250 बीसी के आसपास की थी, इसने पाटलिपुत्र में। और चौथी संगीति करी थी आपकी कनिष्क ने। इसने करी थी कनिष्क ने चौथी संगीति करी थी। तो ये 4 संगीतियां हुई हमारी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक है। चाणक्य की सहायता से नंद को परास्त करके इसने 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश 322 से और आपका 185 बीसी के बीच में भारत में राज किया। भारत का पहला अखंड भारत राष्ट्र राज्य बनाने वाला व्यक्ति कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका पुत्र बिंदुसार, इसका पुत्र अशोक। कौन है? अशोक द ग्रेट कहलाता है, जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का युद्ध लड़ा 261 बीसी में। ये अशोक कहलाएगा हमारा। ठीक है। पोरस देखिए, पोरस 326 बीसी और 325 बीसी के आसपास सिकंदर से हारने वाला भारत का एक शासक है। सिकंदर और पोरस की लड़ाई बड़ा फेमस है, वितस्ता की लड़ाई से बोलते हैं हम, जिसमें पोरस हार गया था। बाद में दोनों में मित्रता हो गई और पोरस को राज्य वापस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़े। कौन सा संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग देखिए इन्फेक्शस डिसीज कहलाती है हमारे। इन्फेक्शन से फैलती हैं। तो इन्फेक्शन वाली डिसीज होती हैं जो आपकी उड़कर पहुंचती हैं, छूने से, संपर्क में आने से फैलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। अब एक मनोभ्रंश, इसे बोलते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया मस्तिष्क संबंधी रोग है और ये छूने से नहीं फैलता है। इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप, तो देखिए फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप आपका आपके बहुत सारे अंदरूनी कारण होते हैं शरीर के, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। मधुमेह, मधुमेह छूने से नहीं फैलता है। मधुमेह देखिए होता है हमारा पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में जब कुछ गड़बड़ होती है, पैंक्रियाज की खराबी से, पैंक्रियाज की खराबी से ये होता है, जिसमें पैंक्रियाज में हमारी ग्रंथि होती है लैंगरहैंस की द्वीप का, उसकी बीटा सेल से। तो बीटा सेल्स जब डैमेज हो जाती हैं, बीटा सेल्स की डैमेज होने से मधुमेह होता है, जिससे हमारी इंसुलिन नहीं बनती है।
इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, आंसर क्या बचा हमारा? तपेदिक। क्या है? तो तपेदिक को हम बोलते हैं टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस। ये संक्रामक रोग है। जब आप किसी टीबी जिसका ऑन होगा, उसके जिस व्यक्ति का टीबी ऑन हो गया है वहां बैठोगे सामने, तो वो आपका भी टीबी ऑन कर देगा। तो ध्यान से बैठे टीबी वाले के सामने। मतलब ट्यूबरोक्लोसिस किसी का है, टीबी का रोग किसी के ऊपर है, तो वहां अगर आप पास में बैठेंगे तो वो आपका भी टीबी ऑन कर देगा और फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी सरकारी, जहां से आप 6 महीने कोर्स होता है टीबी का। एक बार में ठीक करा लें, दोबारा अगर दिक्कत हुई तो ये बड़ा क्रॉनिकल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार इसे खत्म करना चाहती है। महामारी का रूप है भारत में टीबी। ठीक है, आज के पॉल्यूशन जमाने में ये बहुत अधिक फैल रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एलएसी। देखिए एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किसके बीच है ना? तो अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर कभी लगता था, आज तो टच नहीं कर पा रहा है क्योंकि बीच में पीओके आ गया है। तो ये अफगानिस्तान से तो नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे हम बोलते हैं डूरंड लाइन। ठीक है, इसके बीच में है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में है। ये तो चीन, ये आंसर सही है, चीन के बीच में। तो इंडिया और चीन के बीच में जो लाइन ऑफ है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कितनी लंबी है? देखिए चीन से हमारी सीमा बनती है 3488 किलोमीटर। सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर भारत का चीन से लगता है। 3488 किलोमीटर का सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा लगता है। सबसे लंबा बॉर्डर देखिए बांग्लादेश से लगता है, 4096 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। बांग्लादेश से लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। म्यांमार हमारे पूरब में है, उत्तर पूरब में है म्यांमार। 1643 कितना है? 1643 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा किससे है? म्यांमार के साथ है। ठीक है, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर का बॉर्डर। तो ये बॉर्डर याद कर लें आप। ये हमारा चारों ऑप्शन हमारे इस तरह से ये हुए। आगे देखिए भगवान महावीर। तो देखिए महावीर स्वामी को मोक्ष इसे बोलते हैं हम, मोक्ष या निर्वाण। मोक्ष या निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, किस स्थान पे प्राप्त हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी की हम बात करें तो 540 BC में इनका जन्म हुआ वैशाली राज्य के कुंड ग्राम में। कहां पर हुआ था? वैशाली राज्य के कुंड ग्राम में जन्म हुआ। 468 BC में इनका निर्वाण हो गया, मृत्यु हो गई, है ना? 72 वर्ष की अवस्था मृत्यु हुई। 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया जम्बिका ग्राम, बिहार के जम्बिका ग्राम में। ठीक है, जम्बिका ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था 42 वर्ष की अवस्था में। और 72 वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। कितने? 24वें तीर्थंकर हैं हमारे ये तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर थे। आंसर आएगा पावापुरी। तो मल्ल महाजनपद देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्ल महाजनपद में दो इन महात्माओं का निर्वाण प्राप्त हुआ, एक तो हमारे महावीर और दूसरे बुद्ध। दोनों ही पावापुरी, दोनों ही हमारे मल्ल महाजनपद में निर्वाण को प्राप्त हुए, एक पावापुरी में। आगे देखिए ये जैन धर्म का इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल है, कर्नाटक में है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी संथारा पद्धति से प्राण त्यागे थे। माउंट आबू राजस्थान में जैन धर्म का बड़ा प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से, कहां से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। दो बातें इसमें देखिए, एक तो भारत की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता थी। क्या थी? कलकत्ता थी। फिर क्या बनी? दिल्ली बनी। ठीक है, दो बात आपको मालूम पड़ी। कब हुई? 1911। इसका आंसर क्या होगा? 1911 है। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा। देखिए अंग्रेजी सरकार को दिल्ली में दरबार लगाने का बड़ा शौक था और वो इंग्लैंड के राजाओं के सम्मान में दरबार लगाया करते थे। ये दरबार जॉर्ज पंचम के सम्मान में लगा था और लगाया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने ये दरबार लगाया था। इस दरबार में घोषणा की गई कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी। और दिल्ली राजधानी कब बनी? दिल्ली राजधानी बनी, आप देखिए, बनी 1912 में। ठीक है, 1912 में बनी, 11 में घोषणा हुई। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 1909 में हमारा मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ।
1905 में बंग भंग हुआ था। ये 3 घटनाएं हमारी उस समय की हैं। महाराष्ट्र की पहली, देखिए अभी अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर आया ये। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो ऑप्शन है आपका नीला सत्यनारायण, सुगत कुमारी, रेखा शर्मा और बिनती बोहरा। तो इसका आंसर होगा, हमारा आंसर है ए, नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण और 2009 में इनको 2009 में इनको भारत की पहली महिला महाराष्ट्र की पहली महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। ठीक है। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस अखबार की स्थापना की थी? देखिए, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। इन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टर वकालत की परीक्षा पास की और 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? दक्षिण अफ्रीका पहुंचे 1893 में, और वहां पर उन्होंने दादा अब्दुल्ला का केस लड़ा। उसके बाद वो वहीं जाके बस गए और वहां के जो भारतीय मूल के और एशियन लोग थे उनकी दशाओं को देखकर वो वहां पर सत्याग्रह में कूद गए। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने अफ्रीका में ही किया था, और वहां इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं निकालना शुरू किया, और वो थी हमारी सबसे पहली जो पत्रिका इन्होंने वहां निकाली। देखिए, यंग इंडिया है, नवजीवन है, स्वराज, हिंद या हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन, चारों के चारों पत्र हमारे गांधी जी द्वारा निकाले गए थे। लेकिन इनमें सबसे पहले और अफ्रीका में निकाला गया पत्र था हमारा इंडियन ओपिनियन। 1903 में इन्होंने ये पत्र वहां पर निकाला था। आपका गांधी जी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला। यहीं पर उन्होंने फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना 1904 में की। 1901 में गांधी जी भारत आए थे, तो उसमें कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। 2015 में गांधी जी परमानेंटली भारत लौट आए थे और यहाँ आके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। आरबीआई, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल। तो देखिए, एक निदेशक मंडल होता है, इसकी अवधि कितनी होती है? निदेशक मंडल होता है जो आरबीआई के डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी हमारी, उसमें उसका जो नामांकन है कितने वर्ष के लिए होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर है 4 वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है। आरबीआई की स्थापना देखिए 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक कहलाता है। शक्तिकांत दास इसके प्रेजेंट गवर्नर हैं। आरबीआई भारत में ऑथेंटिक संस्था है नोट निर्गमन करने की। तो भारत में नोट करेंसी निकालने की ऑथेंटिक संस्था कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये नोट निकालती है, नोट आपके सर्कुलर करती है। इस पर साइन भारतीय आरबीआई के गवर्नर के साइन इस पर होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट के संबंधित है? तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में है। भाग 9 देखिए, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 243। भाग 10 देखिए, ये आपके अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल है इसका 244 ए। भाग 8 देखिए, ये यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। भाग 12 इसका आंसर होगा। भाग 12 में कहा गया है ये हमारा 264 से लेकर 300 ए तक है, जिसमें वित्त, व्यापार संबंधी बातें, वित्त और फाइनेंस, प्रॉपर्टी की बातें की गई हैं। आर्टिकल 300 ए में प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है 300 ए में। धनगरी गजा, धनगरी गजा एक नृत्य है। कैसा है ये? नृत्य शैली है जो किस राज्य की है? किस राज्य की? देखिए, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख हमारे नृत्य हैं उनमें एक देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा चरकुला है, जो ब्रज क्षेत्र में होता है। चरकुला, चरकुला नृत्य हमारा यहाँ पर पाया जाता है। चरकुला हुआ, धोबिया, चरकुला धोबिया, धोबिया नृत्य हो गया। चरकुला, धोबिया और रासलीला आपने बहुत सुन देखा होगा, रासलीला है ना, ये होता है। वैसे ये जो नृत्य हमारा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र में। जो धनगर गडरिया समुदाय होता है, वो धनगर गडरिया समुदाय यहाँ पर अपने देवता को खुश करने के लिए उनके जन्मदिवस पर ये नृत्य करता है। धनगर, तो धनगरिया कहलाता है यहाँ पर ये। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में ढोला मारू, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, ढोला मारू नृत्य यहाँ पर होता है। छत्तीसगढ़ में ढोला मारू, भरथरी और बांस गीत, भरथरी, भरथरी नृत्य यहाँ पर होता है। झारखंड, झारखंड में देखिए पावड़िया। झारखंड में हमारा जो कर्मा फगुआ, झारखंड में कर्मा फगुआ और पंडवानी, पंडवानी है ना, कर्मा और फगुआ जैसे नृत्य कहाँ होते हैं, आपके झारखंड में होते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा था धनगर वाला कौन सा था, महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से किस गैस का उपयोग बिजली बल्ब, आजकल देखिए बिजली बल्ब गायब से हो गए हैं, अब कम चलाए जा रहे हैं। अब तो आपकी कहीं एलईडी लाइट आ गई है, पहले बिजली बल्ब जलते थे, फिर आपकी ट्यूबलाइट्स आई, सीएफएल आई, और फिर आए हमारे एलईडी आ गए। तो बिजली के बल्ब में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इसके जो आंसर हमारा जो गैस चलती थी वो थी नाइट्रोजन। आंसर क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी होती थी। साथ ही साथ आर्गन जैसी निष्क्रिय गैस इसमें भरी होती थी ताकि ये आपस में क्रिया ना करें और बल्ब का तंतु आराम से जलकर आपको रोशनी दे सके। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है ना। हाइड्रोजन गैस देखिए सबसे हल्की गैस है और ये ज्वलनशील है, इसे सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है, ईंधन है हमारा हाइड्रोजन, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। हेलोजन देखिए सेवेंथ ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हेलोजन्स कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते हैं एक ग्रीन हाउस गैस है। ये कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है, श्वसन में और जलने से पैदा होती है। और शुष्क CO2 को हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस जानते हैं, सूखी बर्फ कौन है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुष्क वाली होती है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अमाशय, अमाशय मतलब स्टोमक में, कहाँ से पैदा होता है, हमारे स्टोमक में उत्पन्न होता है। जहाँ पर अमाशय ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक लैंड्स होती हैं, यहाँ पैदा होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखें हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से होती हैं, यहाँ से एक तो पैदा होता है HCl, बहुत ही हाई पावर का ये आपका अम्ल है। दूसरा पैदा होता है जठर रस, क्या होता है, जठर रस पैदा होता है, जिसमें कुछ हमारे जठर रस जिसमें कुछ आपके एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन रेनिन और पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइम काम होते हैं, जठर रस में होते हैं, पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। साइट्रिक एसिड देखिए आपका मृदु है, ये खट्टे फलों में होता है, इसमें है खट्टे फलों में ये होता है। और एसिटिक एसिड जो हमारा, ये सिरका आपने खाया होगा, गन्ने के रस का सिरका खाया होगा, जामुन का सिरका खाया होगा। होटल में जब खाना खाने जाते हैं तो प्याज जो आपकी लाल लाल वाली आती है भीगी हुई, वो किस में भरी होती है, सिरका में होती है। जो खट्टापन जिसमें आ रहा है वो किसका है, वो एसिटिक एसिड का होता है। नाइट्रिक एसिड देखिए बहुत ज़्यादा, HNO3 बहुत ज़्यादा तेज एक तेजाब होता है, इसका हम खाने में उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए 18वां, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता। देखिए महारानी एलिजाबेथ कौन है, हमारे इंग्लैंड की महारानी है ना, इंग्लैंड की ये हमारी क्या रही है, पूर्व क्वीन रही हैं। अभी पिछले कुछ महीने पहले इनका डेथ हुई है, तो एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार इनके नाम से दिया जा रहा है। इंग्लैंड सरकार में किसने जीता है, सुएला ब्रेवरमैन। ये देखिए वहाँ पर इंग्लैंड की ये आपकी वहाँ पर गृह मंत्री रही हैं, और अभी भी सुनक सरकार में भी कौन है, गृह मंत्री हैं। इनको ही पहला पुरस्कार दिया गया है, सुएला ब्रेवरमैन। ये ध्यान रखें भारतीय मूल की हैं, कैसी हैं, भारतीय मूल की हैं। तो देखिए जो नंबर 1 पोस्ट है हमारी PM की, वो भारतीय मूल का व्यक्ति है,
और गृह मंत्री भी भारतीय मूल का व्यक्ति है। दोनों में अंतर ये थोड़ी सी भारत के प्रति ज़्यादा टफ रहती हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, दिलीप तर्की, दिलीप टर्की को भारतीय हॉकी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये पूर्व भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने भी मान्यता प्रदान कर दी है। तो आंसर लगाएंगे दिलीप टर्की। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन के नवनियुक्त तो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस पार्टी के हैं? देखिए, ऋषि सुनक अभी देखिए हमारे कहाँ के पीएम है? ब्रिटेन के, इंग्लैंड के पीएम हैं और ये इंडियन मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, है ना। ये इंडियन ओरिजिन के हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी दोनों ही पार्टियां देखिए यूएस में हैं। कहाँ पर हैं? ये दोनों पार्टियां यूएस में हैं और ये दोनों पार्टियां हमारी इंग्लैंड में हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा है? अच्छा, एक रिपब्लिकन, अच्छा थोड़ा ऐसे करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी देखिए ये यूएस की है, ये कहाँ की है? यूएस की है। और रिपब्लिकन पार्टी भी कहाँ की है? यूएसए की है। कंजर्वेटिव पार्टी हमारी, कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड में है, यूके में है। और लेबर पार्टी कहाँ पर है? यूके में है। तो ये जो आपके प्रधानमंत्री हैं हमारे, ये हैं कंजर्वेटिव पार्टी के। कहाँ के हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम हैं ऋषि सुनक, जो इंग्लैंड के पीएम हैं। ये हमारे क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको एक एक ऑप्शन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ये केवल 20 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपके लिए आपके 80 क्वेश्चन के बराबर हैं ये, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले क्लास